बेटा जो मेरे साथ स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं केवल वही लोग इस वीडियो के अंदर रुकें, बाकी सारे लोग अभी लीव करके चले जाएं वीडियो को। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन से। बायोलॉजी के वो 50 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके रिजल्ट को डिसाइड करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैडम हमने कुछ नहीं पढ़ा है और अब दिसंबर, जनवरी और फैब बचा है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। अभी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रही हूं, जो मैं टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूं, अगर वो 50 क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लोगे बायोलॉजी के लिए, देन आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को कुल मिलाकर के एक चैप्टर से आज के वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन देने वाली हूं, हर एक चैप्टर से। बायोलॉजी के अंदर बेटा हमारे कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स के आज मैं आप लोगों को पकड़ाने वाली हूं 5 क्वेश्चंस, राइट? तो 5 जो कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो 25 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को देने वाली हूं और उसका टारगेट भी मैं आप लोगों को देकर जाने वाली हूं कि भैया इतने दिन में ये 25 क्वेश्चन आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा और फिर वापस से हम लोग मिलेंगे एक और दिन और उन एक दिन के अंदर हम लोग बाकी के 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। 50 क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद द सब्जेक्ट, वी आर डन विद बायोलॉजी। कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है इन 50 क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है? तो बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। जो लोग रो करके आ रहे थे, बोल रहे थे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या वन शॉट वीडियो पढ़ें, कहां से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करें, बुक खोलें? मैडम नहीं, पागल है, बुक नहीं खोलनी है बिल्कुल भी। अब अगर बुक खोलने बैठोगे कुछ नहीं होने वाला है। अब काम करने की जरूरत है एक स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत कैसे है? मैं आप लोगों के लिए विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, जो हम लोग पीछे के पेपर का एनालिसिस किए हैं उसके बेसिस पर वो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक टारगेट मैं आप लोगों को देने वाली हूं, सेम हर सब्जेक्ट का हम लोग करने वाले हैं। आई विल गिव यू टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और आप लोगों को टारगेट के साथ वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आप लोगों को तैयार रहना है। पहली बात, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट मारनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक पीछे के महीनों में बहुत मजे, बहुत ऐश करके आ लिए हो, तो अब आप लोगों को दिसंबर और जनवरी मेरे साथ मिलकर के फाइट मारनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। वीडियो को लीव करके चले जाओ अभी। सो तैयार हो स्ट्रगल के लिए? चलें आगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 और इसको यहां पर वीडियो को रोक करके यहां पे इनको लिखने मत लग जाना, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इससे। सीधा स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो मैं आप लोगों को बोलती जा रही हूं, जो पीडीएफ, यहाँ पे एक पीडीएफ है और उस पीडीएफ के अंदर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाओ। ये पीडीएफ को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ने वाले हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। और एक और चीज, ये 25 क्वेश्चंस के अंदर ऐसा मत करना कि 5th क्वेश्चन है उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो उन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स प्रिपेयर कर लिया है, 2 तो किए ही थे। ये नहीं करना है। 5 यानी कि अगर 5th क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, 5th क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, सारे के सारे करने हैं, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तब रोने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड सिंपल एक तरीका होता है, एक्चुअल में देयर इज नो शॉर्टकट। हेड डाउन करके सीधा काम करना पड़ता है। नाउ इज द टाइम टू डू दैट वर्क। गुड। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी एंड द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी इज लाइफ प्रोसेस। इतना तो पता होगा। और उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताऊं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जिससे एग्जाम के अंदर बड़े क्वेश्चंस मतलब कि जो कि ज्यादा मार्क वाले क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। सो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं? टॉपिक नंबर 1 है हमारा 4 लाइफ प्रोसेस। याद है जो उस चैप्टर के अंदर थे 4 प्रोसेस, कौन कौन से थे? न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, दूसरा कौन सा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड अगला है हमारा हार्ट वाला, राइट, सर्कुलेशन, एंड द फोर्थ वन वाज एक्सक्रीशन। तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इन चारों लाइफ प्रोसेस में आप लोग मुझसे जानने की कोशिश करोगे तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों को इन चारों में से दो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करके जाने हैं। कौन कौन से? एक तो हार्ट वाला। क्यों हार्ट वाला? क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन आया है। सीधा सीधा लिख करके दे देते हैं कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। और डबल सर्कुलेशन वाले क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है? कैसे अटेम्प्ट करोगे? एक हार्ट का डायग्राम बनाना है और उसके अंदर उसके मैकेनिज्म को आप लोगों को समझाना है। सीधा सीधा ये तरीका है। सो एक तो ह्यूमन हार्ट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, एक्सक्रीशन वाले से क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और कैसे क्वेश्चन आता है कि भैया सीधा सीधा वो आपको बोल देंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ कर दो, और लो सारे नंबर उठा करके आपको दे देगा। अगर बढ़िया तरीके से आउटलाइन की है, उसकी बढ़िया तरीके से लेबलिंग आप लोगों ने मचा दी है, तो नंबर आप लोगों को ही मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यहां पर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़कर ही जाने हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, सो हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। गुड। दूसरा है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, उसका मैकेनिज्म। बाहर ऑक्सीजन है, उसको तुम लोग सूंघ लेते हो। अब ये ऑक्सीजन इनहेलेशन के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, क्या नाम था उसका? एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक। उनके अंदर जाने तक का और स्टोर होने तक का मैकेनिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए। सो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे देन कोई रोकने वाला नहीं है 95, 99 नंबर लाने से आप लोगों को। गुड। और आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। तो ये तो हो गए 2 पार्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब तीसरा और चौथा वाला जो है वो इससे, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। और क्या क्या है अभी बताया था मैंने, ह्यूमन हार्ट वाला और हार्ट वाला, क्योंकि हार्ट वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बार हम लोगों को डबल सर्कुलेशन देखने को मिला है, डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। सो ह्यूमन हार्ट को प्रिपेयर करके जाना है। एंड द फोर्थ टॉपिक इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके आप लोग लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके आप लोग लिख लो। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि सीधा सीधा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखने को मिल जाता है, या फिर दूसरा एक और डायग्राम आता है इसी में से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर से, एंड दैट इज आवर नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन, मैंने SA1 एग्जाम के अंदर, मैंने हाफ ईयरली के पेपर के अंदर बच्चों से उसका नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने को बोला था पेपर के अंदर, और वो लोग सारे के सारे न्यूरॉन का डायग्राम बना के आ रहे हैं। इवन टॉपर्स भी न्यूरॉन का डायग्राम बना करके आ रहे हैं। भैया न्यूरॉन और नेफ्रॉन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ये गलतियां, ये त्रुटियां नहीं करनी है, फिर वरना रेस से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, और रेस से बाहर नहीं निकलना है। गुड। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे किडनीज की, वो है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो वाला है PCT, DCT, CD, लूप ऑफ हेनले, बाउमिन्स कैप्सूल वाला, वो वाला नहीं है एक्सोन डेंड्राइट्स वाला, राइट। सो इसमें कंफ्यूजन होने की जो गुंजाइश होनी चाहिए वो बिल्कुल 0 होनी चाहिए, 0 बटा सन्नाटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस से वो 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। और वो कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, वी रियली डोंट हैव टाइम कि हम लोग यहाँ पर गपशप मारें। वी डोंट हैव टाइम कि यहाँ पर बहुत लंबे लंबे आप लोगों को वीडियोस दिखाए जाएं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन अपनी कलम उठाइए, पेन उठाइए, पेपर उठाइए, नोटबुक उठाइए, बुक उठाइए, गूगल का इस्तेमाल कीजिए, एंड क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे आंसर लिखिए। बढ़िया आंसर होना चाहिए, वेल लेबल्ड आंसर होना चाहिए, वेल लेबल्ड डायग्राम्स होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए,
राइट एक तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि भैया अगर 5 क्वेश्चन मैं दे रही हूं तो उन 5 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जितने भर पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स तैयार करने हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्ट तैयार कर लिया, 2 पार्ट तैयार कर लिए, 5 में 2 कर लिया, अरे नंबर तो आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे करने हैं, अदरवाइज रोते हुए नहीं आना, ठीक है। और बुक खोल करके देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर अब तक बुक खोली नहीं है तो बुक खोलने का अब टाइम नहीं है, अब केवल स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एंड व्हाट इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी? आई विल गिव यू दैट स्ट्रैटेजी। तो फिलहाल 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि भैया अगर टॉप 3 डायग्राम्स की बात करें, ऐसे डायग्राम्स होते ही हैं जो कि टॉप 3 डायग्राम्स होते हैं, टॉप 5 डायग्राम्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं चैप्टर के अंदर। तो वैसे ही लाइफ प्रोसेस के अंदर भी हमारे टॉप 3 डायग्राम्स हैं जो मैंने आप लोगों को न जाने कितनी बार बताए हैं। चैप्टर पढ़ा रही थी, चैप्टर में जितने पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं उन सारे पार्ट्स के अंदर मैंने बताया था कि भैया इस पे ज्यादा फोकस करना, इस पे थोड़ा कम कर लेना, पर इस पे ज्यादा करना है, राइट, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बाद में भी बताया था, क्लास में भी कई दफे बताया है, टॉप 3 डायग्राम्स होते हैं हर चैप्टर से जो आप लोगों को बढ़िया तरीके से लेबल करके, आउटलाइन को डार्क करके और बढ़िया डायग्राम बना करके आने हैं ताकि एग्जामिनर को लगे भैया बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छे अंक भी मिलने चाहिए, राइट। सो कौन से हैं वो टॉप 3 डायग्राम्स? अगर हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर से बात करें सो देख लेते हैं, एक सेकेंड, स्टाइलिश, तो मैं बोल रही हूं आप लोग लिख लो क्योंकि चार्ज हो गया, ओके, चार्ज हो गया स्टाइलिश। अब चलो आगे देखो इधर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, कौन कौन से बताए मैंने? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम छोड़ना नहीं है, ह्यूमन हार्ट वाला, उसके अंदर डबल सर्कुलेशन को एक बार गौर से पढ़ करके जाना है। एंड द 4th वन इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अंदर नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं है, तो नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा है या फिर एग्जामिनर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, देन नीड नॉट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, ऑलराइट, क्योंकि ये हाफ ईयरली नहीं है, ये प्री बोर्ड्स नहीं है, ये है हमारा बोर्ड। गुड, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि हर चैप्टर के अंदर टॉप 3 डायग्राम्स होते हैं, तो वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। टॉप 3 डायग्राम्स जो इसके साथ साथ बात करते चलेंगे, राइट। सो टॉप 3 डायग्राम्स अगर हम लोग इस चैप्टर से देखें तो नंबर 1 डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत बार देखने को आया है, बहुत बार देखने को मिला है, और जो चीज बार बार देखने को मिले दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप लोगों को बढ़िया तरीके से लेबल करके पढ़ के जाना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल बढ़िया जोर लगा के पढ़ना है। इसी के अंदर प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बढ़िया, सारे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, सीडी, बाउमिन्स कैप्सूल सब बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं ये तिरछा मिर्छा बना दिया उसको, रीनल ट्यूब्यूल को, नहीं, बिल्कुल अलग अलग पोर्शन दिखने चाहिए उसके अंदर। ये भी दिखना चाहिए कि कहां से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, कहां से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का, कहां से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का, ये सब करके जाना है, ऑलराइट। और उस डायग्राम के अंदर, नेफ्रॉन के डायग्राम के अंदर ये मैकेनिज्म भी दिखा देना थोड़ा थोड़ा, सो दैट एग्जामिनर कैन नो कि भाई बढ़िया पता है इसको, नंबर दे दो पूरे। गुड। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो टॉप 2 डायग्राम और द सेकेंड डायग्राम जो कि इस लिस्ट के अंदर आता है वो है हमारा हार्ट। हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि ऊपर के 2 जो सिस्टम हैं उनकी कंपैरिजन में नीचे के 2 जो सिस्टम हैं दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, तो उन पर ज्यादा फोकस करना है। और वहीं से हमारा ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर लोगे? हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बढ़ूं आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भैया अब जो प्लांट्स हैं वही क्यों पीछे रहे? तो प्लांट जो है वहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम देखने को मिलता है, एंड द डायग्राम इज स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम कई बार उन लोगों ने पूछा है, तो बढ़िया करके स्टोमेटा का डायग्राम बनाना, गार्ड सेल बढ़िया करके उसकी लेबलिंग करना और डार्क आउटलाइन भी करना, सो दैट एग्जामिनर कैन गिव यू मोर मार्क्स।
ऐसा नहीं कि 5 में से 6 नंबर दे देगा, बट 5 में से 5 आना चाहिए, राइट, 4 में से 4 आना चाहिए। सो लाइक दैट। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो ये है, हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्ट्स। गुड। द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं आ रहा है अगर क्वेश्चन नंबर 1, सो जा करके लाइव प्रोसेस वाला जो 1 शॉट वीडियो है उसको देख लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बुक को खगा लो। जा करके 1 शॉट वीडियो देखो, उसके बाद 1 शॉट वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को लिखो, बढ़िया क्वेश्चन का कहीं से बुक में से, गूगल से, कहीं से भी बढ़िया सा आंसर लिख लो। और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को स्टोमेटा का डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, एंड देन वी आर डन विद द क्वेश्चन। वी आर डन विद द क्वेश्चन। इतना ही है, बस इतना करना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या है बता दोगे। अब यहाँ पर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे बच्चे जो हाफ ईयरली के पेपर हुए थे उनमें भी कंफ्यूज होकर के बैठे थे कि यहाँ पर शायद जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग वो लिख दें तो काम चल जाएगा। नहीं, गलती की गुंजाइश चाहिए ही नहीं अपन लोगों को। इवेंट्स का मतलब है स्टेप्स, इवेंट्स का मतलब है मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, अगर याद आ रहा हो। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा रिडक्शन। तो उनके बारे में ही लिखना है, ये नहीं कि आप लोग रिक्वायरमेंट चिपका रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, वो उससे काम नहीं चलेगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एंड बताया ही था मैंने ये कि भैया नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फंक्शनिंग है, ना केवल स्ट्रक्चर बल्कि उसकी जो फंक्शनिंग है नेफ्रॉन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेफ्रॉन को तो तैयार करके जाना ही है। सेम डीटो क्वेश्चन मैंने ऐसे 1 के अंदर हाफ ईयरली पेपर के अंदर रखा था और वहां सारे लोगों ने नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ किया था। सबका काट दिया और सबका एग्जामिनर भी काट देगा। तो इस गलती से बचने का तरीका क्या है? गलती से बचने का तरीका है कि नेफ्रॉन की स्पेलिंग और न्यूरॉन की स्पेलिंग ध्यान से देख करके जाना और वहां ध्यान से देख करके लेबलिंग करके, वहां ध्यान से देख करके ही डायग्राम बनाना, लेबलिंग करके बढ़िया आउटलाइन करके डायग्राम बनाना। गुड। आगे की तरफ, हाँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, क्या क्या और प्रिपेयर करना है, फंक्शनिंग भी पता होनी चाहिए कि भाई अलग अलग जो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, पीसीटी है, डीसीटी है, सीडी है, राइट, बाउमिन्स कैप्सूल है, ये जो सारी चीजें हैं इनमें किन किन चीज का स्पेसिफिक जगह पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वो भी उस डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए। प्रॉपर फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन हमारा है 4th क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन में बार बार चिल्ला कर बोल रही थी कि ह्यूमन हार्ट के अंदर से, सर्कुलेशन वाले पार्ट के अंदर से डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन आता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एंड ये भी पता होना चाहिए कि जो डबल सर्कुलेशन है, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्या जरूरत है डबल सर्कुलेशन की, तो इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार करना है। एंड देन हम लोग अपने 5वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज लाइफ प्रोसेस। और क्या है हमारा, सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। 5th क्वेश्चन में से ऐसा नहीं 1 नंबर पार्ट कर लिया, 2nd नंबर पार्ट कर लिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, 5वां छोड़ दिया, नहीं। अगर 5 के अंदर 5 सब पार्ट्स हैं तो वो पांचों के पांचों सब पार्ट्स करने हैं, सॉल्व करने हैं, लिखने हैं, राइट। और अगर 10 हैं तो वो 10 के 10 करने हैं। ऐसा नहीं कि 2 कर लिए बहुत है, नहीं। इसमें भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। छोड़ के तुम लोग आ चुके हो नवंबर तक, अब तक भी आप लोग खूब छोड़े हो, तो अब छोड़ना नहीं है, राइट, वरना तो पेपर छिड़ देगा। छोड़ना नहीं है। सो ये है हमारे डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को आते हैं। और डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बेटा लोग ये है कि आप लोगों को 2 कॉलम्स यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है अपनी आंसर शीट को इस तरीके से।
और उनको हमेशा टेबल की फॉर्म में बनाना है, यानी कि दो पार्ट में उनको डिवाइड करके दोनों हिस्सों में दो चीजें जो पूछी गई हैं, डिफरेंस जिनके बीच में पूछा गया है, उनको लिख लो और फिर पॉइंट बना बना के 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, इस तरीके से आपको डिफरेंसेस बताने हैं। अगर ऐसे इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कंपैरेटिवली पैराग्राफ वाले बच्चों से आप लोगों को नंबर ज्यादा मिलेंगे। एंड दिस इज हाउ वी ऑल नो, दिस इज हाउ what is done in the exam, what is done in the board exam. Examiners select toppers. Examiners select toppers. This is how toppers are selected in the exam. All right. So जितने भी differentiate वाले questions हो, जिनके बीच में दो चीजों के बीच में difference पूछा है, so अपन लोगों को क्या करना है, वहां पर अपनी sheet को दो parts में divide कर लेना है, despite of writing the answer in the form of paragraph. क्या करना है, दो part में divide कर लो और दो खानों के अंदर दोनों चीजों को लिखो और उनके बारे में differences दिखा दो. This is how you need to solve these questions, right? So, इनके अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों को तैयार होने चाहिए। कौन कौन से हैं 4 इंपॉर्टेंट पार्ट जिनके बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए? पहला है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम याद आ रहा होगा। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम के अंदर 4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वही फ्लोएम के अंदर अपने 4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। और जो जाइलम होता है, और क्या था डिफरेंस, जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है उसका काम, और जो फ्लोएम काम करता है दैट इज बाई डायरेक्शनल। एंड वी नो व्हाट डज बाई डायरेक्शनल मीन हियर, राइट? नो और जानते हो या नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, जान लेना। अभी भी टाइम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी टाइम है, पढ़ लो, लग जाओ और फोड़ दो। सो पहला पार्ट है इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा पार्ट है आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने का तरीका यही है कि भैया दो पार्ट में अपनी शीट को डिवाइड कर लो, एक में लिखो आर्टरीज और दूसरे में लिखो वेन्स। ऑलराइट, अब इनके बीच में डिफरेंस बता दो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स बना के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड लाइक दैट, राइट? थर्ड है हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एक साइड लिखोगे, एनारोबिक दूसरी साइड लिखोगे, देन उनके बीच में अंतर बताते जाओगे। एंड द फोर्थ पार्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के बीच में ये दो एंजाइम्स हैं, ठीक है? सो जब मैंने आप लोगों को बोला कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम का सब पढ़ के जाना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों को ये दो एंजाइम्स दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी, तो आप लोग इस वाले पार्ट को भी छोड़कर मत जाना, राइट? इतना कर लो एंड देन हम लोग अपने टारगेट के जितना टारगेट, जो भी डेट रखने वाले हैं, उसके अगले दिन जो मिलेंगे मैं आप लोगों से पूछूंगी कर लिया या नहीं किया है, देन देखते हैं कि क्या किया है। गुड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 1 से ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ये टॉप 3 डायग्राम्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। एंड नाउ इज द टाइम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। ऑलराइट, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, पकड़ो स्क्रीन, स्नैपशॉट लो। ऑलराइट, चलो ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द सेकेंड चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट? नाउ ये है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर। इस चैप्टर से भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करके ही जाने हैं। गुड, सो 5 क्वेश्चन कौन से हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, टॉप 3 डायग्राम्स कौन से हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 3 डायग्राम्स की, उसके बाद हम लोग आएंगे जंप करके टॉप 5 क्वेश्चंस की तरफ। गुड, सो अगर मैं आप लोगों को टॉप 3 डायग्राम्स बोलूं कि भैया टॉप 3 डायग्राम्स ये प्रिपेयर कर लेना फॉर योर बोर्ड एग्जाम, देन वो टॉप 3 डायग्राम है आपके टॉप 3 डायग्राम्स। टॉप 3 डायग्राम्स हैं इस वाले चैप्टर से। डायग्राम नंबर 1 एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन का डायग्राम कई बार देखने को मिला है, सो ये डायग्राम आप लोग प्रिपेयर कर लो। दूसरा डायग्राम है हमारा ह्यूमन का ब्रेन। तो बुक के अंदर देखोगे तो ह्यूमन का ब्रेन थोड़ा सा ऐसा ही
बना नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा, तो क्या करो, गूगल पे जाओ, कोई आसान सा डायग्राम देखो जिसकी लेबलिंग बढ़िया हो रखी हो, उसको बना लो अपने आंसर के अंदर, आंसर की शीट के अंदर, और उसको बोर्ड से पहले रिवाइज करके जाना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। गुड। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे डायग्राम की तरफ, एंड तीसरा डायग्राम है हम लोगों का, मैंने बताया था क्लास के अंदर भी, कौन सा है तीसरा डायग्राम हमारा, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम भी कई बार पेपर के अंदर देखने को मिला है, और ये जो रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी दिखाई देगा रिफ्लेक्स आर्क का, अगर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो लिख लो इस क्वेश्चन को, मैं डालना भूल गई हूं यहाँ पर। रिफ्लेक्स आर्क का जो क्वेश्चन है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसका पूरा कंसेप्ट, सिर्फ डायग्राम ही नहीं, पूरा कंसेप्ट आप लोगों को तैयार करके जाना है रिफ्लेक्स आर्क का, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता ही है, देखने को मिलता है। सो इसको हाईलाइट करके लिख लो दैट इट इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसको प्रिपेयर करके जाना ही है। सो टॉप 3 डायग्राम्स की बात हम लोगों ने कर ली। कौन कौन सा डायग्राम प्रिपेयर करना है? नंबर 1 डायग्राम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन नहीं है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का डायग्राम प्रिपेयर करना है। सेकेंड डायग्राम इज ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन प्रिपेयर कर लोगे। एंड द थर्ड डायग्राम, केवल डायग्राम नहीं, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को फिर ये पता होना चाहिए कि भाई मैकेनिज्म क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, वो पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को याद होना चाहिए। एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, और नीचे डायग्राम बना करके आओगे। ऑलराइट, सो रिफ्लेक्स आर्क को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। अब बात कर लेते हैं, अब कूद करके आ जाते हैं अपने 5 क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 से पढ़ने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कई बार देखने को मिला है, और जो चीज कई बार पूछी जाए दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिपेयर हो जाएगा। आगे चलें। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अरे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। सो अभी मैं बोल रही थी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इस वाले चैप्टर का, अगर हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वो है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के आप लोगों को कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स आर्क का आप लोगों को मैकेनिज्म पता होना चाहिए, उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, और अल्टीमेटली आप लोगों का उसका जो डायग्राम होता है, बुक में बढ़िया बना हुआ है, बुक में डायग्राम को देख लो और बिल्कुल डायग्राम अपने दिमाग में चिपका लो। सही है, बिल्कुल वेल लेबल्ड डायग्राम बना करके आना है। एंड दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्रिपेयर हो जाएगा, गुड टू गो। चलें आगे। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंड हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की। और अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो हम लोगों को पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। किसी को कहते हुए सुना है कि भैया प्लांट के पास, उस पौधे के पास दिमाग है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। तो उनके पास क्या होता है जो चीजों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? उनके पास होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स। एंड व्हाट आर केमिकल मैसेंजर्स? दे आर हार्मोन्स। यस, दे आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के अंदर अगर हम देखें क्या होते हैं हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ प्लांट। सिंपल। और क्या है? राइट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो मिलता है प्लांट हार्मोन के फंक्शन से। तो आप लोगों को जो मैंने 5 प्लांट हार्मोन्स पढ़ाए थे, कौन कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, अगला एब्सिसिक एसिड, अगला इथाइलिन। ये जो 5 हार्मोन हैं, इनके 2-2 फंक्शन आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये सिंपल क्वेश्चन भी फ्री के नंबर हैं, लूट लो, फ्री के नंबर हैं बिल्कुल। यहाँ पे कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लोगों को ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिन का, एब्सिसिक एसिड का, एबीए का और इथाइलिन का फंक्शन मालूमात होना चाहिए। एंड देन वी आर डन विद द क्वेश्चन। सिंपल। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंड अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ही नहीं, ह्यूमन ब्रेन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमन ब्रेन को सबसे पहले पढ़ लो। उसके अंदर जितने भी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में बांटा गया है ह्यूमन ब्रेन? 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इन तीनों के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग डिस्कस किए थे, उन सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको एक बार देख लेना है, क्योंकि कभी कभार सीधे सीधे फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, उस पार्ट के फंक्शन को बता दो, उस पार्ट के फंक्शन को बता दो, सीधा सीधा क्वेश्चन।
ठीक है। सो डायग्राम भी पता होना चाहिए ह्यूमन ब्रेन का, और ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम के साथ साथ आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के आप लोगों को फंक्शन भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ इज द टाइम टू हैव सम फन। नो, फन करने का टाइम नहीं है। अब बारी है हमारे लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें बहुत ध्यान से आप लोगों को, क्योंकि डिफरेंस वहां पर अगर पूरा कंसेप्ट भी आप लोग, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, मेरे साथ भी दिक्कत होती है ये, तो जितने भी टॉपर्स हैं उन लोगों को भी दिक्कत होती है इन डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के अंदर। क्या दिक्कत होती है कि भैया कंसेप्ट बढ़िया पता है, लेकिन अगर दो चीजों में कंपैरिजन करने को आ रहा है तो डिफरेंस वाले पॉइंट्स नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को डिफरेंस के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है या बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सीधा सीधा तैयार करके जाओ, कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद ये डिफरेंसेस को पढ़कर जाओ कि भैया क्या क्या डिफरेंस है। बिकॉज आप लोगों के दिमाग में आए ना आए, लेकिन गूगल को सब पता है। गूगल पे टाइप करो इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस बता दे, भैया भर भर के डिफरेंस बताएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये 5th क्वेश्चन जो है इसको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करके जाना है। वो बच्चा जो एवरेज है, वो बच्चा जो बिलो एवरेज है, वो बच्चा जो कि अबव एवरेज है, और वो बच्चा भी अटकता है इन वाले क्वेश्चंस के अंदर। मैंने SA1 और हाफ ईयरली के अंदर जो आंसर शीट चेक की थी उनके अंदर बहुत चीजें देखी थी, बहुत लोगों का आंसर के अंदर दिक्कत था जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो पता है लेकिन अटक रहे हैं। कंसेप्ट तो पता है लेकिन डिफरेंस के पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस को पहले से तैयार करके जाओ। 5-5 पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो, उनको एक बार रिकॉल करके जाओ एग्जाम में जाने से पहले। ऑलराइट, सो कौन से हमारे डिफरेंसेस वाले 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन के? नंबर 1 इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। हो जाएगा, चलें आगे। चलो, सेकेंड क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत इजी है, हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, बुक खोलो, 1 शॉट लेक्चर लगाओ। वो 1 शॉट लेक्चर भी नहीं लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन लगा लो, सीधा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन याद करो एग्जाम में बैठने से पहले। दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ऑलराइट, ये 25 क्वेश्चन, आगे आने वाले 25 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लगा लिए, वी आर डन विद द सिलेबस, वी आर डन विद द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। गुड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन सेरेब्रम और सेरिबेलम, मैंने बोला था मैंने, ह्यूमन ब्रेन का सिर्फ डायग्राम पढ़ के नहीं जाना है, ह्यूमन ब्रेन को बढ़िया तरीके से रज के पढ़ लेना है। कैसे रच के पढ़ना है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, उन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को दिमाग में भरकर जाना है, और हर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और पार्ट का क्या फंक्शन है, जैसे सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, पोन्स का क्या फंक्शन है, मेडुला ओब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है। राइट, सो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि खोपड़े के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उन खोपड़े के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स का आखिर काम क्या है, क्यों है वो वहां। राइट, कुछ ना कुछ काम होगा तभी है वहां। आगे की तरफ चलते हैं एंड नाउ इज द टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि भैया डिफरेंस बता दो ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट के अंदर। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, बिल्कुल एक तरफ ट्रॉपिक डालना, दूसरी तरफ नास्टिक डालना, और डिफरेंस के पॉइंट 5-5 पॉइंट्स तो करके जाना, और एग्जाम के अंदर भी 5-5 पॉइंट्स तो लिख करके ही आना। गुड, तो बहुत सारे जो बढ़िया उम्दा बच्चे होते हैं उनकी भी दिक्कत होती है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में। तो यहां पर मैंने आप लोगों को 4-4, 5-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर से। वो 5-5, 4-4 क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके जाओ, एंड वो प्रिपेयर किए हुए क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करके जाओ एग्जाम में बैठने से पहले। बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे बोर्ड्स के अंदर, बिल्कुल नहीं। आगे की तरफ बढ़े, लेकिन यहां पर एक चीज छूट गई है मेरे से, वो ऐड कर लो। स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन वो चीज पहले मैं लिख दूं उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना। एंडोक्राइन ग्लैंड वाला क्वेश्चन छूट गया है, अभी लिख लो उसको यहीं पर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रिपेयर कर लेना है। कौन कौन सी 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए? पहली है हमारी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को प्रिपेयर कर लो।
दूसरी है हमारी कौन सी, पैनक्रियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डायबिटीज मेलाइटस का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अगर पैनक्रियाज तैयार होगी तो ये पता होगा कौन सा हार्मोन निकल रहा था और वो हार्मोन का इंपैक्ट क्या था बॉडी में, सही है। तीसरी है हम लोगों की कौन सी, एड्रीनल ग्लैंड, बिल्कुल उत्तर डरा, इमरजेंसी वाली ग्लैंड जो थी एड्रीनल ग्लैंड, याद है वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल, नहीं याद है जा करके देख लो अभी। सो एड्रीनल ग्लैंड के बाद चौथी जो ग्लैंड है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कौन सी, यस मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबका बाप पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि दिमाग के अंदर होती है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे रखी हुई होती है, मटर के साइज की जितनी, सही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड को तैयार कर लोगे। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि भैया इन ग्लैंड्स के अंदर हम लोग तैयार क्या क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप लोगों को केवल ग्लैंड्स वाले पार्ट में 3 चीजें तैयार करनी है। हर ग्लैंड की एक ग्लैंड उठाई, जैसे थायराइड ग्लैंड उठा ली। अब थायराइड ग्लैंड को आप लोगों को ऐसे पढ़ना है, जैसे इधर लिख देती हूं मैं, इधर नहीं भाई, इधर नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, इधर देखो। सो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया क्या प्रिपेयर करना है ग्लैंड्स के अंदर, तो अगर जैसे हम लोग ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का या किसी भी ग्लैंड का आप लोगों को 3 चीजें पता होना चाहिए। नंबर 1 कि भैया पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, कहां पर है वो ग्लैंड। जैसे अगर पिट्यूटरी की बात करें, खोपड़े में है, भेजे के अंदर है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। जैसे थायराइड ग्लैंड की बात करें, गले के अंदर है, बटरफ्लाई, तितली जैसी, तितली बन के उड़ी, बिल्कुल वैसा शेप होता है इसका, राइट। और क्या पता होना चाहिए, पहला पॉइंट पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, कहां पर है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको यह पता होना चाहिए कि भाई हार्मोन, क्योंकि ग्लैंड है तो कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई केमिकल रिलीज कर रही होगी, उस केमिकल का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थायरोक्सिन रिलीज करती है। तो सीधा सीधा हार्मोन पता होना चाहिए कि भाई स्पेसिफिक ग्लैंड का कौन सा स्पेसिफिक केमिकल है, कौन सा स्पेसिफिक हार्मोन है। गुड। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत काम की है, वो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे शरीर के अंदर ये ग्लैंड अपने केमिकल को आपके ब्लड के अंदर छोड़ देती है, तो आपके ब्लड के अंदर वो जो ब्लड है वो इस हार्मोन को वहां पहुंचा देता है घूमते घूमते जहां इसको जाना है। अब वहां पर जा करके ये हार्मोन करता क्या है, यानी कि इस हार्मोन का इंपैक्ट क्या है। तो लगभग आप लोगों को 3 चीजें कुल मिलाकर के, लगभग नहीं, केवल 3 चीजें आप लोगों को ग्लैंड्स वाले पोर्शन से तैयार करनी है। एक ग्लैंड उठाओ, जैसे थायराइड मैंने बताई इंपॉर्टेंट है, जैसे पैनक्रियाज मैंने बताई इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड उठाया, उसका पोजीशन लोकेशन क्या है, कहां पर है, वो पता होना चाहिए। दूसरा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन वो रिलीज कर रही है, जैसे थायरोक्सिन। तीसरा कि भैया उस हार्मोन का इंपैक्ट है क्या एक्चुअल में बॉडी के अंदर, जैसे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन आवर बॉडी या इन आवर बॉडी। सो क्या इंपैक्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 3 चीजें तैयार कर लो। इसके अलावा ग्लैंड से तो क्वेश्चन नहीं आएगा और कहीं से ना ही बनेगा कहीं से। ये 4 ग्लैंड आप लोगों को तैयार करनी है, एक भी मत छोड़ देना। ऐसा नहीं फिर आओ फिर नहीं चलेगी, फिर रोतड़ू बन के नहीं आना है। सारे क्वेश्चन बकायदा एक एक, अगर कोई पॉइंट भी लिखा हुआ है तो वो पॉइंट भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए, वो सब पॉइंट भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए, सही है। तो ये छठा क्वेश्चन का आप लोगों को चारों के चारों पार्ट्स तैयार करने हैं, चारों की चारों इंपॉर्टेंट हैं ग्लैंड्स, उनके बारे में 3 चीजें पढ़नी है, पोजीशन, लोकेशन, हार्मोन और उसका इंपैक्ट। सीधा अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। सीधा सीधा तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही थी तभी मैंने आप लोगों को कई दफे बोला था कि भाई रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उतना बढ़िया पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जाना है, क्योंकि कभी कभार बैड लक हुआ तो क्या करोगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आ गया पेपर के अंदर। मैं ये बोल रही हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट
कंपैरेटिवली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो बोल रही हूं, जिस पर जोर डाल रही हूं, ज्यादा फोकस करना है और उस पर थोड़ा सा कम फोकस करोगे तो चलेगा, लाइक दैट। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से अगर हम लोग बात करें, देन यहां से भी हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, यहां से भी हमारे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस जो कि त्यों आप लोग 5-5 पॉइंट्स बना करके लिख लो, क्योंकि अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर वाला क्वेश्चन होगा। ये 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछेंगे वो लोग, बड़ा क्वेश्चन होगा, तो 5-5 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। बेशक बहुत सारे लोग कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं लेकिन डिफरेंस में अटक जाते हैं। तो डिफरेंस में ना अटकने का बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया सोल्यूशन क्या है कि भैया पहले ही डिफरेंस वाले पार्ट्स को लिख लो, जब बोर्ड्स के अंदर जाओ तो उनको एक बार रिवाइज करके चले जाओ। दिस इज द सोल्यूशन। ऑलराइट, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहले बात करेंगे टॉप 3 डायग्राम्स की, नहीं पहले बात करेंगे सीधा क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे टॉप डायग्राम जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बोलना चाहूंगी वो कौन सा, वो फ्लावर वाला डायग्राम, फ्लावर के पार्ट्स वाला डायग्राम, फ्लावर के होल्ड वाला डायग्राम दिखाया था, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, गुड़हल के फूल तोड़ दिए थे तुम लोगों ने स्कूल के अंदर। सो वही वाला सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला, क्या होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, राइट, पिस्टल, स्टाइल, ओवरी, याद आ रहा होगा। सो वो जो डायग्राम है, वो जो फूल वाला चित्र है, वो बढ़िया करके अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन कर लो, भर लो दिमाग के अंदर। एक एक पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, कहां पर स्टिग्मा है, कहां पर स्टाइल है और कहां पर ओवेरी है, कहां पर एंथर है, कहां पर फिलामेंट है, कहां पर सेपल है, कहां पर पेटल है, किसको कैलिक्स बोलते हैं, किसको कोरोला बोलते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए, सीधा पता होना चाहिए। तो ये टॉप 1 डायग्राम भी है और टॉप 1 क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले कुछ मत करो, इस वाले चैप्टर के अंदर ये वाला क्वेश्चन तैयार करके रख लो। गुड, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन नहीं, ये भी अमृत है, पी लिया तो आनंद ही देगा, पी लिया तो आनंद ही देगा। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और मैंने सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले यही बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ भी बढ़िया तरीके से लेना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, सब कुछ बढ़िया तरीके से आउटलाइन कर लेना, वेल लेबल्ड डायग्राम बना करके आना है, बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि बैड लक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को अपना बैड लक नहीं करना है, बैड लक को भी गुड लक टर्न करना है। कैसे टर्न होगा? एक ही तरीका है, कीप योर हेड डाउन एंड वर्क, दैट इज द ओनली वे। यही एक तरीका है जिससे कुछ हो सकता है जीवन के अंदर। टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे कि भैया क्यों नहीं पढ़े थे अब तक, कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हो, लाडले हो, लेकिन अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी में और ज्यादा खौफ आना शुरू हो जाएगा, फरवरी में हाथ पांव कांपेंगे, तो उससे पहले तैयार होकर के बैठ जाओ, कमर कस के बैठ जाओ, राइट। सो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और मैंने वहां पर क्या बोला आप लोगों को कि बैड लक हो जाए और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाए तो उसका भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो डायग्राम देख लेना, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बिल्कुल प्रिंट करके जाना, छाप करके जाना। मुझे नहीं पता, कार्बन ले आओ और अपने दिमाग में छाप लो, सही है, छप जाएगा। चलें आगे, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को दबा करके एक बार देख लेना है विद डायग्राम का। क्या क्या डिस्कस किया था? फिजन के अंदर 2 डिस्कस किए थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। उसके बाद सेकंड क्या था हमारा? बडिंग। तीसरा क्या था? रिजनरेशन, प्लेनेरिया। जितने पार्ट्स में टूटेगा अपना एक और नया महिषासुर है, महिषासुरी था जिसकी खून की बूंद गिर जाती थी, नया महिषासुर आ जाता था। सेम
प्लेनेरिया सेम है, जितने पार्ट्स में कटेगा वो जो पार्ट होगा वो एक नया प्लेनेरिया बनाएगा, रीजनरेशन, राइट, पता हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारी चीजें तैयार कर लेना है। फ्रेगमेंटेशन को भी मत छोड़ देना और स्पोर फॉर्मेशन को भी मत छोड़ देना, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया है, फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन आया है, फिजन से क्वेश्चन आया है, बाइनरी हो या मल्टीपल हो। सो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये तैयार करके ही बैठने हैं, एक एक क्वेश्चन लगा करके बैठना है, एक एक क्वेश्चन लगा करके बैठना है। मैंने क्यों नहीं बोला कि न्यूट्रिशन इन प्लांट जाकर के पढ़ लो, क्योंकि नहीं लगा मेरे को इंपॉर्टेंट, नहीं है इंपॉर्टेंट, राइट। बट न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसका मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भेजे में होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चा। चले आगे। ओके, नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पॉलिनेशन का। फोर्थ क्वेश्चन है पॉलिनेशन का, और पॉलिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन के दो तरीके होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार डिफरेंस में भी पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन ये लिख लो, डिफरेंस के अंदर लिखा हुआ है नीचे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है पेपर के अंदर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलता है बड़े नंबर का, राइट। तैयार हो जाएगा। आगे की तरफ है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हमारा हर किसी के अंदर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, और यहां पर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या तैयार करने हैं, दो क्वेश्चन है केवल, यहां पर ऐसा नहीं एक से काम चल जाएगा, दोनों करने हैं, दोनों करने हैं, बकायदा दोनों लिखने हैं, करने हैं, 5-5 पॉइंट करने हैं। पेपर में बैठने से पहले 5 पॉइंट को रिवाइज करके जाना है, इतना करना है, कर लोगे, हो जाएगा इतना, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस 5-5 पॉइंट्स का हो जाएगा। उसके बाद सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे कमी नजर आ रही है इसके अंदर, वो एक कमी नजर आ रही है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बोलना चाहूंगी। टॉपिक, क्वेश्चन नहीं कह रही, टॉपिक को पूरा ज्यों का त्यों बढ़िया तरीके से किसी से पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, मुझसे समझ में आता है, जा करके वीडियो देख लो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, वरना किसी और से पढ़ लो, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ करके ही जाना है। और डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या था कि भैया प्लांट्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे? क्योंकि 2 मेल गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट जाकर के अंडे के साथ फ्यूज हो जाता है, जायगोट बन गया, दूसरा मेल गैमेट जाकर के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, क्योंकि उस जायगोट को एम्ब्रियो बनने में और डेवलप होने में क्या चाहिए, खाना। खाना कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, एंडोस्पर्म से। तो वो जो दूसरा मेल गैमेट होता है जाकर के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म। यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां पर एक और चीज तैयार कर लेनी है, एक और चीज तैयार कर लेना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक और चीज तैयार कर लेना। यहां पर कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर वो एंडोस्पर्म का नेचर पूछ लेता है, सीधा सीधा, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिप्लॉइड सेल जायगोट, आंसर ही बोल दिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ जायगोट। तो जायगोट का नेचर होता है डिप्लॉइड और एंडोस्पर्म का नेचर होता है ट्रिप्लॉइड। जिसने ये एक एक शब्द लिख दिया अपने आंसर के अंदर, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, वरना तो पैराग्राफ्स भी लिख करके आते हैं जैसे तुम लोगों ने वहां छापे थे, कुछ नहीं होने वाला उनका, कुछ नहीं होगा। सो बेटर ये है कि बढ़िया कंसेप्ट को तैयार करके, जितने कंसेप्ट बोल रही हूँ, जो टॉपिक बोल रही हूँ, वो तो टॉपिक पढ़ना है, जैसे रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है, और जितने क्वेश्चन टॉप 3 डायग्राम्स बोले हैं वो तैयार करने हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड नाउ इज द टाइम फॉर चैप्टर नंबर 4। नाउ इज द टाइम फॉर चैप्टर नंबर 4 ऑफ बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज हेरिडिटी। सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत अगर पढ़ लिया, कंसेप्ट बन गए, तो मेरा मानना तो ये है ज्यादा देर नहीं लगेगी। 31 मिनट की वीडियो होती है हेरिडिटी की, जा करके पूरी वीडियो ही देख लो, 1 शॉट वीडियो देख लो। उस 1 शॉट वीडियो को देखने के बाद अगर ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए, देन वी आर डन, वी आर जस्ट डन विद दिस चैप्टर, वी आर डन विद हेरिडिटी। ऑलराइट,
सो 30 मिनट की वीडियो है, जाकर के देख लो पहले। उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप लोगों को एक शीट पर लिखना है। इन क्वेश्चंस को फिर आप लोगों को बकायदा बढ़िया तरीके से लिख लो, तैयार कर लो, एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है हेरिडिटी, एवोल्यूशन ज्यादा बड़ा पार्ट था, वो काट दिया सीबीएसई ने। सो अभी क्या बचा है, छोटा सा हेरिडिटी बचा है, और हेरिडिटी के अंदर कुछ नहीं है। हेरिडिटी के अंदर मात्र 4 टॉपिक्स हैं, सिर्फ 4 टॉपिक्स का एक चैप्टर है। तो 4 टॉपिक्स तो तैयार किए जा सकते हैं। कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट की वीडियो है, 35 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट की वीडियो है, इतना ही होगा। और इस 40 मिनट की वीडियो को तैयार करने में कितना टाइम लग जाएगा मैक्स टू मैक्स, कितना, 2 घंटे। चलो इतना मान लो कि भैया ज्यादा ही गड़बड़ है तो 2 घंटे, ज्यादा ही धीरे समझ में आता है 2 घंटे, कोई बात नहीं, 2 घंटे दे लेंगे। सो हेरिडिटी को तैयार कर लो, क्योंकि हेरिडिटी के अंदर कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वो लोग कभी कभार टेढ़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो टेढ़े क्वेश्चन कब निकलेंगे, जब तुम लोगों के पास कंसेप्ट होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है हेरिडिटी के लिए कि जाओ और जा करके सबसे पहले जो चैनल के ऊपर 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, उस 1 शॉट वीडियो को, 1 शॉट नहीं, बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, उस वीडियो को जा करके देखो, कि ताकि अगर सीबीएसई वाले उलझाने की भी कोशिश करें हेरिडिटी के अंदर तो किसी तरीके से निकल जाओ। अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी कि पूरे चैप्टर के अंदर मात्र 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स, पूरा चैप्टर गायब। तो 4 टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, एंड देन वी आर डन विद हेरिडिटी। तो क्या है 4 टॉपिक्स? नंबर 1 टॉपिक है लॉज ऑफ मेंडल, नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर, स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो, पीछे जाकर के ले लेना स्क्रीनशॉट। तो पहला है लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल के लॉज पढ़ लोगे, 3 लॉज हैं। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बढ़िया करके समझना है ताकि क्वेश्चन में अटको ना, और तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ हो गए पूरे, आगे चलो, इतना हो जाएगा, आगे चलो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो क्रॉस जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया जाता है, हो जाएगा बढ़िया तरीके से। वो जो पूरा क्रॉस है उसको पढ़ लेना, रेशो से क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है रेशो से। वो जो रेशो हैं उनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। जीनोटिपिक रेशो अलग और फिनोटिपिक रेशो अलग, दोनों के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के भी और डायहाइब्रिड क्रॉस के भी जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो हैं इनको अलग अलग याद करके जाना है। हो जाएगा इतना। चलूं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस है तीसरा टॉपिक, सेम पूरा का पूरा, पहले क्रॉस पढ़ना है, क्रॉस पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। अभी मैं बोल रही थी हेरिडिटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, रटाफिकेशन नहीं चलता है हेरिडिटी के अंदर। तो हेरिडिटी को बढ़िया तरीके से थोड़ा सा पढ़ लो, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं किताब खोलने के लिए शुरुआत वाले चैप्टर में मना कर रही थी। मुझे खुद को 21 दिन लगे थे उस पहले चैप्टर को कंप्लीट करने में। 30 मिनट की क्लास होती है, 30 मिनट की क्लास के अंदर 21 दिन लगे थे उस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को समझाने में। तो इतना टाइम तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन इतना टाइम है कि हेरिडिटी को कंप्लीट किया जा सकता है, ताकि अगर इन 5 क्वेश्चंस में से थोड़ा सा मोल्ड होकर के क्वेश्चन आए तो वो आप क्वेश्चन को संभाल करके ले जाएं, डूब ना जाए नैया, बस इतना करना है। आगे है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक भी सीधा सीधा आप लोगों को वहां पे टॉपिक है, टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन है उनको लगाना है। कौन से क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस टॉपिक से है वो है हमारा, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल के लॉ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखा हुआ है लॉ ऑफ मेंडल, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ मेंडल पढ़ा है, सही है। तो जा करके सबसे पहले हेरिडिटी का वो 1 शॉट वीडियो जो है, जो 31 मिनट का है, 41 मिनट का, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, जा करके उसको दिमाग में भर लो ताकि क्वेश्चंस के अंदर अटक ना जाओ। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं, तो वो तभी निकलेंगे जब थोड़ा सा तुम ऐसे घुमा करके अपने दिमाग को चलाओगे, सही है। सो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। भरा है दिमाग में। अभी मैंने बोला था दूसरा लॉ क्या था मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी का क्वेश्चन है। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि मेंडल का लॉ पता है। तो जा करके सबसे पहले मेंडल के लॉ पता कर लो। जैसे ही मेंडल के लॉ दिमाग में भरेंगे वैसे ही बात बन जाएगी अपनी। तो चैनल पे जाओ, वहां पे लिखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मत लिखना, वहां पे लिखो हेरिडिटी का एक वीडियो है पूरा, उसको देखो। एंड देन ये 4 टॉपिक्स हैं, केवल उन टॉपिक्स को पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाओ।
आगे की तरफ बढ़ो। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग। सीधा सीधा सेक्स डिटर्मिनेशन लिखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे लिखोगे, जब पता होगा सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है तो उसका मैकेनिज्म वो क्या होता है ये पता कर लेना। कभी कभार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वो दे देता है कि सोसाइटी के अंदर फीमेल्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर व्हाट, लड़कियों को जन्म देने के लिए। सो ये साइंटिफिकली क्यों जस्टिफाइड नहीं है। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं और ये पता कैसे चलेगा, जब ये पता होगा कि भैया कौन के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है। सो सबसे पहले बकायदा ये पता कर लो कि किस इंडिविजुअल मेल के अंदर क्या क्रोमोसोम्स है और फीमेल के अंदर क्या क्रोमोसोम्स हैं, तभी पता चलेगा कंसेप्ट। सो जा करके उसको भी देखो। एंड अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, कई बार देखने को मिलते हैं। एंड वन ऑफ द टॉपर केम टू मी लास्ट वीक आई थिंक, और सेम क्वेश्चन लेकर के आया था, वो भी अटक रहा था इसमें। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को कि भैया ये जो क्वेश्चन है हेरिडिटी के, ये तभी लगेंगे जब कंसेप्ट होंगे तुम्हारे पास। सीधा सीधा जा करके कंसेप्ट पढ़ लो, कोई बड़ा तोप नहीं है चैप्टर। ऐसा नहीं है 20 दिन में खत्म होगा, 5-6 दिन में खत्म होगा, 2-3 दिन में खत्म होगा, नहीं, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर तुम डन कर दोगे। कैसे करोगे, 4 कुल टॉपिक हैं, 30 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट की वीडियो है, पढ़ लो, पढ़ करके आ जाओ। अगर ये 4 क्वेश्चन तो ज्यों की त्यों तैयार कर लो, लेकिन अगर फंसोगे तो निकल जाओगे, फंसोगे तो निकल जाओगे। हो जाएगा बेटा, चलें आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को ज्यों की त्यों अपने भेजे में भर लो। अगर कहीं पर अटको तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस बचा लेंगे सही में, क्वेश्चंस को बिगड़ने से बचा लेंगे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि पूरा जो निचोड़ है उन्हीं क्रॉस के अंदर है, दोनों के अंदर। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। एंड द लास्ट चैप्टर इज क्या था, आवर एनवायरमेंट चैप्टर था हमारा। सो लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है, बस इतना ही कर लो, इतना कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। ये 25 क्वेश्चन कर लो, टारगेट अभी दे करके जाऊंगी। 25 क्वेश्चन कर लो, 25 बाद में कर लेना, 50 क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन विद होल बायोलॉजी, वी आर डन विद एंटायर बायोलॉजी। कुछ और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर ये मत करना इसमें कि एक क्वेश्चन तैयार किया और दूसरा पार्ट छोड़ दिया कि भैया कोई बात नहीं एक तो कर ही लिया ना, इसमें गड़बड़ नहीं। नवंबर तक जितनी गड़बड़ होनी थी हो गई। अब आ गई है बारी कि भैया डू और डाई है इस वक्त, तो डू और डाई सही। नाउ अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो, तुम्हारे सारे के सारे आवर एनवायरमेंट के टॉपिक सिमट जाएंगे सारे। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों से नहीं बनेगा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, और आप लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कैटेगरीज भी बतानी है कि कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरीज क्या है कंज्यूमर की, बोलो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स, यही तो थी। सो ये जो कैटेगरीज हैं आप लोगों को कंज्यूमर्स की पता होनी चाहिए। नाउ हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो बढ़िया तरीके से आवर एनवायरमेंट का भी बहुत बढ़िया वीडियो है। रस ले करके बेड पे सोते वक्त पढ़ जाना और बढ़िया करके समझ में आएगा आवर एनवायरमेंट का। मैं तो ये बोल रही हूँ जा करके वीडियो ही देख लो, जाकर के वीडियो देख लो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि नहीं बनेगा तुम लोगों से। अगर वीडियो नहीं देखना है तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को डेफिनेशन लिखो, उसका कंसेप्ट नीचे बना लो, एक नीचे जो है चेन सी होती है उस चेन को बना लो। इतना लिखाओगे पेपर के अंदर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इतना लिखाओगे, नंबर कहीं नहीं गया, नंबर नहीं गया कहीं, हो जाएगा इतना। चलूं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ओजोन से, ओजोन लेयर से। तो आप लोगों को ओजोन क्या होती है, ओजोन लेयर का क्या होती है, कहां पर होती है, एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, क्या काम होता है ओजोन लेयर का, कि भैया सूरज जो है वो सूरज की किरणों के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी भेजता है। और अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ गई तो सब अंधे हो जाएंगे, सबके ऊपर कैंसर देखने को मिलेगा।
तो बढ़िया तरीका क्या है कि भैया उनको ऊपर ही रोक लिया जाए, कि हमको तो भैया बस रोशनी दे दे, सनलाइट दे दे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं चाहिए अपन को। समझ में आ रहा है? सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रकृति कितनी बढ़िया बनी है, कितनी बढ़िया बनी है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो ऊपर एक परत बन गई, एक परत बन गई, ब्लैंकेट बन गया, और उसका नाम है ओजोन की लेयर। ऊपर ही रोक लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, सिर्फ सनलाइट भेजती है। सनलाइट नहीं आएगी, हम बोले कि भैया सूरज से कुछ ही नहीं आना चाहिए सनलाइट नहीं आएगी तो प्रोड्यूसर वैसे ही सब मर जाएंगे, राइट? सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन क्या होती है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर है कहां, ओजोन लेयर कर क्या रही है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी, तो भैया एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल कितने परसेंट एनर्जी जाती है? 10%। तो पहले तो ये बात लिख दोगे जो लिंडमैन ने कही थी, उसके बाद आप लोगों को बकायदा एक पिरामिड बना करके उसके अंदर वो फूड चेन दिखानी है। उसके अंदर दिखा देना कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है, देन ऊपर की तरफ केवल 10% ऑफ 10,000 जाएगी अगले ट्रॉपिक लेवल में, फिर 10% ऑफ जो दूसरे के पास थी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गुड, आगे चलते हैं। टेबल वाले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, और डिफरेंस वाले क्वेश्चन में यहां पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो तीसरा वाला है उसके अंदर मैं आप लोगों को एक बैकअप प्लान भी बताने वाली हूं। सो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है ये जो मैं पूछ रही हूं कि भाई कर लोगे कि नहीं, इतना हो जाएगा। नाउ हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है बेटा लोग, 5वां क्वेश्चन है हमारा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के बीच में डिफरेंस बता दो। डिफरेंस सेम, टॉपर्स भी अटकते हैं, कैसे पता चलेगा? जब लिख करके रख लोगे, लिखो बोर्ड से पहले पढ़ के जाओ। दूसरा है हमारा, फूड चेन और फूड वेब के बीच में अंतर क्या है? कंफ्यूज हो गए, कब पता चलेगा? या तो बिल्कुल ही बढ़िया धुरंधर आदमी हो, गूगल है ब्रेन, या फिर लिख के रखा हुआ है। अगला है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के बीच में अंतर, कभी कभार सेकेंड ट्रॉपिक लेवल थर्ड ट्रॉपिक लेवल के बीच में अंतर, और कभी कभार थर्ड और फोर्थ के बीच में अंतर। इस तरीके से पूछ लेता है। सो ये बकायदा लिख करके रख लो इनके बीच का जो डिफरेंस है, और जब लिख करके रख लोगे तो भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। हो जाएगा बेटा, इतना हो जाएगा। चलूं आगे। अब मैं आप लोगों को, नीचे लिखा हुआ है बस इतना ही कर लो, इतना कर लो, ये 25 क्वेश्चन कर लो। कब तक? अब यहां पर आती है टारगेट की बात कि भैया टारगेट। सो टारगेट है हम लोगों का इन 25 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि फिर हम लेकर के आएंगे 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी के, उसके बाद हम लोग अपनी केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो 25 में उसको कवर कर लेंगे। कर लो, साइंस कहीं नहीं गई है। अब तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इतना कर लो, इतना कर लो जितना मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सो टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो टारगेट बेटा लोग आप लोगों को ये कवर करके रखना है। हम लोग 20 दिसंबर तक, बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 25 क्वेश्चन हैं, और 20 दिसंबर तक आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन तैयार करके रख लेने हैं। सीधा सीधा 21 दिसंबर को हम लोग वापस से मिलेंगे, and I will come with 25 questions, और I will come with another 25 questions of biology। वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या तैयार करना है, and then we are done with entire biology, we are done, alright। so आज के लिए इतना रखते हैं। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनको बोलो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर तैयार करने के लिए तैयार हो, तैयारी वाकई में करने के लिए तैयार हो, सो हम तैयार हैं। रोना नहीं है कि नहीं इतना ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तैयारी करना है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दो कि ये तैयार कर ले भाई, बढ़िया हो जाएगा काम वाकई। सो इतना रखते हैं। टारगेट है 20 दिसंबर तक का, और मैं चाहूंगी कि आप सारे लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सारे लोग 20 दिसंबर तक इस टारगेट को कंप्लीट करके रखें, एंड देन वी विल मीट ऑन द 21 दिसंबर। 21 दिसंबर हम लोग मिलने वाले हैं विद
more questions with another 25 questions from biology. Good. So अभी के लिए इतना रखते हैं. All right. कल को संडे है. So happy Sunday to each and everyone who is watching me. All right. So इतना कर लो. इतना करके कुछ नहीं करना है. इतना कर लो.